उत्तर प्रदेश की वो खबर जो लगातार चर्चा में है। भेड़िया कथा की वजह से आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये भेड़िया शब्द गूंजा है, आपको बताते हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भेड़िया कहां से आया? यूपी में भेड़िया आया, भेड़िए ने किसका वोट खाया? तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अखिलेश भेड़िए से घबरा रहे हैं या भेड़िए से डरा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर, ये भेड़िया क्या है? इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। तो कहानी सारी उन 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स की ही है जिनके नाम कटे हैं और जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। अखिलेश यादव हर दिन एक्स पर, सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल में एक नए अंदाज में सत्ता पक्ष पर, चुनाव आयोग पर हमला बोलते हैं। और इस बार जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया उसमें उन्होंने एक बहरूपिया भेड़िए का जिक्र कर दिया है। ये बहरूपिया भेड़िया कौन है, किस पर निशाना साध रहे हैं और आखिर जो ये 2 करोड़ 89 लाख का नंबर है, ये वोटर किसका कटा है और किसके लिए 2027 में मुश्किल आने वाली है, ये रिपोर्ट देखिए। 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला ड्राफ्ट जब से जारी हुआ है, तब से यूपी में सियासी घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी ट्वीट के जरिए तो कभी मीडिया में बयान देकर योगी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। SIR में जो 3 करोड़ नाम कटे हैं उसको लेकर जोरदार सियासत हो रही है। कल ट्वीट करके जहां अखिलेश यादव ने SIR को लेकर विवादित दावा कर दिया था और ये कह दिया था कि बीजेपी काला कानून ला सकती है जिससे लोगों का सोना चांदी और जमा पूंजी छीना जा सकता है, तो वहीं अखिलेश ने एक और ट्वीट करके एक बहरूपिये भेड़िए की कहानी लिखी है। भेड़िए की कहानी के जरिए अखिलेश ने किस तरफ निशाना साधने की कोशिश की है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको शॉर्ट में वो स्टोरी सुना देते हैं जो अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखी। एक राजा के दरबार में एक शातिर बहरूपिया रहता था। वो राजा के लिए घपले घोटाले करके प्रजा को ठगता और राजा को खुश रखता। एक दिन उसकी असलियत खुल गई और लोग उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राजा ने उस बहरूपिये को जेल भेज दिया। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण पर आया, तब भी उसे नहीं पहचाना। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें जनता को ठगने के लिए नहीं रखा था, तुम्हारा इस्तेमाल किया था। इस्तेमाल करने के बाद कोई भी चीज बेकार हो जाती है। अखिलेश ने इस कहानी को विस्तार से लिखा है, लेकिन भेड़िए शब्द का जिक्र कर अखिलेश किस तरफ निशाना साध रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या पंचतंत्र की कहानियों के जरिए अखिलेश अब लोकतंत्र बचाने की कोशिश में जुट गए हैं? दरअसल यूपी में जो 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उसे लेकर सस्पेंस है कि आखिर ये नाम किस पार्टी के हैं, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस बसपा के। योगी और अखिलेश ये दावे कर रहे हैं कि जो नाम काटे गए हैं ये उनकी पार्टी के हैं। SIR से पहले योगी ने एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि 4 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। जब लिस्ट आई तो उसमें करीब 3 करोड़ नाम कटे। इसी को लेकर अखिलेश ने फिर योगी पर सवाल उठाए। कहा है कि योगी तो 4 करोड़ की बात कह रहे थे, लेकिन नाम कटे 3 करोड़। तो क्या योगी ने 1 करोड़ नाम जुड़वा लिए? अगर ये नाम जुड़े हैं तो किसके हैं? तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं
और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। अखिलेश के इस बयान पर योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पलटवार किया है। कहा कि यूपी में 1-2 करोड़ वोटर्स बढ़ जाते हैं तो ये अच्छी बात है, ज्यादा असली वोटर्स को वोटिंग का मौका मिलेगा, वो तो समाजवादी पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी एसएसपी या डीजीपी तो नहीं है ना। अगर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ वोट बढ़ता है, 2 करोड़ वोट बढ़ता है तो अखिलेश यादव जी के लिए भी अच्छी बात है। इतने मतदाता होंगे, वास्तविक मतदाता होंगे, यदि उन्हें वोट डालने का अवसर मिलता है, उनका वोट बनता है, तो हो सकता है उसमें समाजवादी पार्टी को भी कुछ लोग वोट देना चाहते हो। तो अखिलेश यादव जी को स्वागत करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। बहरहाल चुनाव आयोग ने दावा आपत्ति के लिए 6 फरवरी तक का वक्त दिया है। इसके बाद 6 मार्च को फाइनल डेटा जारी होगा, जिसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यूपी में कितने लोगों के नाम फाइनल तौर पर कटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए 6 जनवरी को जैसे ही एसआईआर की पहली लिस्ट सामने आई, उसके बाद से लगातार चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के शीर्ष नेता लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप जमीन पर जाइए और जहां पर आपको लगे कि बूथ लेवल पर ठीक से काम नहीं हुआ, वोटर्स जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए, आप वो करवाइए ताकि लोगों के नाम ना कटें। लेकिन एनडीटीवी इंडिया ने भी ये सोचा कि क्यों ना जमीन पर जाकर ये देखा जाए कि बेशक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बूस्ट किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हो क्या रहा है। और 3 दिन बाद जब कई जिलों में ग्राउंड जीरो पर 6 जनवरी के बाद हमारी टीम वहां पर पहुंची और ये देखने की कोशिश की कि बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके कार्यकर्ता किस तरह से जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं, लोगों के फॉर्म्स भरवाए गए हैं, नहीं भरवाए गए हैं, और जिनके नाम कटे हैं उन्हें लेकर क्या ग्राउंड पर हो रहा है, ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के जो नाम कटे हैं, उसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। वोटर्स के नाम कटने की जानकारी जैसे ही सामने आई, तब से योगी और अखिलेश दोनों काफी एक्टिव हैं। दोनों के ये दावे हैं कि वोट उनके कटे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां वोटर्स का नाम जुड़वाने के लिए ग्राउंड पर एक्टिव हो चुकी हैं। आधार कार्ड आपके जन्म का प्रमाण आपको योगी ने 2 दिन पहले ही अपने सांसदों विधायकों को आदेश दिया था कि सभी नेता बूथ स्तर पर जाएं और जिन लोगों के नाम छूटे हैं उनके नाम लिस्ट में जुड़वाएं। यही आदेश अखिलेश ने अपने विधायकों सांसदों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी दिया था। ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट के 3 दिनों बाद एनडीटीवी की टीम अलग अलग जिलों में ग्राउंड जीरो पर ये जानने के लिए पहुंची कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी कैसे अपने वोटर्स का नाम जुड़वाने के लिए काम कर रही है। पीडीए के प्रहरी भी घर घर जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे जो पीडीए के प्रहरी हैं वो घर घर डोर टू डोर जाकर जिन लोगों के नाम कट चुके हैं, जो लोग एब्सेंट हैं, उनको उनकी जानकारी ले रहे हैं, उनके नाम दोबारा जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। जो एसआईआर के फॉर्म अभी तक भरे गए थे, तो जिन लोगों के नाम आ गए हैं या जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं, उनसे घर घर जाकर हम लोग संपर्क ये कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने 13 आईडी बताई है उसमें कौन कौन सी आईडी लगेंगी, वो सारे लोग अपनी अपनी आईडी तैयार रखें। जैसे ही वहां से बीएलओ बताएगा, उन आईडी को और आधार के साथ लगाकर उसको जमा कर दीजिए। सबसे पहले आपको उन्नाव लेकर चलते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्नाव में कैसे अखिलेश यादव के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से ये पूछ रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। नाम नहीं होने पर पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। राजनीतिक दल अपने अपने वोटर्स के नाम जुड़वाने के लिए कवायद कर रहे हैं। हम खड़े हैं उन्नाव में, जहां पे लगभग 17.5% जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं, जिसके बाद जो है वोटर परेशान है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं उन्नाव में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर वोटर्स के घर जा रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं उनके नाम जुड़वाने के लिए, क्योंकि क्या प्रक्रिया है उसको बताने के लिए। और यहाँ पे भाजपा के कुछ लोग हैं जिससे बात करेंगे हम कि आखिर यहाँ पे आए हैं तो क्या किस तरीके से वो काम कर रहे हैं।
क्यों भैया, क्या नाम है? हमारा नाम दीपक दीक्षित मुन्नू है। मैं यहाँ का सभासद हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। ये बताइए, नाम कटे हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या करें, किस तरीके से नाम जुड़े? हम लोग आए हैं घर घर जाके, जो पार्टी का निर्देश है कि जिनके वोट कट गए हैं उनको वोटों को बढ़वाना। तो हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि कितने आपके लोग हैं, कितने नए हुए हैं, और उस तरह वोट उनके बढ़वा रहे हैं। उन्नाव में आपने देखा कि किस तरह अखिलेश के कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब आपको योगी के गढ़ यानी गोरखपुर लेकर चलते हैं। गोरखपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं। बीजेपी वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को बुला रहे हैं और जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें नाम जुड़वाने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। यहाँ तक कि आम नागरिक अगर कहीं से जानकारी नहीं मिल पा रही है तो सीधे माननीय पार्षद जी के पास आ रहे हैं। पार्षद जी की जो कार्यशैली है वो बहुत अच्छी है। वो घर घर जाकर जो है इस अभियान को तेजी से जो है शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम नहीं है वो लगातार लोगों से पूछने का भी कार्य कर रहे हैं कि अगर आप मताधिकार का अगर आपको प्रयोग करना है तो कृपया आप SIR से जुड़कर जो है और जो भी नए नाम है उनको भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा गोरखपुर में किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव हैं। अब आपको मुरादाबाद लेकर चलते हैं। यहाँ अखिलेश की अपील के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह चौकन्ना हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है या कट गया। साथ ही लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर कोई नया वोटर है और उसका नाम लिस्ट में नहीं है तो तुरंत जुड़वाएं। यहाँ पूरी टीम मौजूद है और SIR प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से लोगों की ये मदद कर रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या पूरा किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मजहर अलवी। अलवी साहब, जिस तरह से SIR प्रक्रिया को लेकर अब तक आपने क्या किया लोगों को और किस तरह से वोट जुड़वाए आपने अब तक? भाई हमने जो है हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हमारी 408 बूथ संख्या है यहाँ की विधानसभा 26 की। 408 के 408 पे हमने एक एक अपना BLO बना रखा। BLO के साथ हमारा BLA समाजवादी पार्टी का उनके साथ लगा हुआ है और उसको भरपूर मदद की जा रही है। और जो रह जाते हैं उनको भी छांट के घर घर जाके और उनको बुला के जो है जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने वोट बनवाइए। इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों तरफ से कार्यकर्ता अपने वोटर्स का नाम जुड़वाने के लिए एक्टिव हैं। दावा आपत्ति के लिए 6 फरवरी का वक्त दिया गया है। उसके बाद 6 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। चलिए, उत्तर प्रदेश की खबर आपने देखी, लेकिन चुनाव तो बंगाल में है। SIR प्रक्रिया वहां भी चल रही है। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, ED के छापे के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज बड़ी रैली वहां पर निकाली। जादवपुर 8B बस स्टैंड से हाजरा मोड़ तक ममता ने मार्च का नेतृत्व किया। ED की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित और चुनावों से पहले TMC को डराने की कोशिश ममता बनर्जी ने बताया। इस विरोध मार्च के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्ला बोलने वालों के साथ देश के अलग अलग राज्यों में मारपीट की जा रही है। বাংলা শুনতে আর সহ্য করতে পারছে না। বাংলা ভাষায় কথা বললে উড়িষ্যায় পরিযায়ী শ্রমিককে মারছে, মধ্যপ্রদেশে মারছে, রাজস্থানে মারছে, ইউপিতে মারছে, দিল্লিতে মারছে, গুজরাটে মারছে। কিভাবে আমাদের আমরা সবাইকে নিয়ে থাকি, সর্বধর্ম সমন্বয়, সর্বধর্ম সর্ববর্ণ সব রাজনীতি। এখানে তো অনেক হিন্দিভাষী লোকেরা আছেন, বলুন তো কোনোদিন আপনাদের উপর কোনো অত্যাচার হয়েছে? जो हिंदी भाषी आए आप बोलो, दिल से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो। अगर हुआ है तो हम कभी नहीं करता। आप लोग शांति से रहता है तो बंगला में बात करने से हमारे लोगों को क्यों फूटेगा? करीब 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है और कोलकाता में इसकी रणभेरी बज गई है, जिसकी धमक दिल्ली तक भी पहुंची। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है। ममता बनर्जी आज खुद सड़क पर उतरी, जिसकी झलक हमने अभी आपको दिखाई भी, और आरोप लगाया कि ED छापे के बहाने बीजेपी उनकी चुनाव प्लानिंग वाले डॉक्यूमेंट्स पर कब्जा करना चाहती है।
बीजेपी जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रहेंगे। कोलकाता में टीएमसी आईटी सेल के मुखिया के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा तो पार्टी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक पर हुई छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतर गईं। কিন্তু ভ্যানিশ কুমার যদি ভোট ভ্যানিশ করে দেয় তাহলে বলবো না কেন? আপনি কি ম্যাজিশিয়ান? জনগণ ঠিক করলে কাকে ভোট দেবে? ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो? अमित शाह को बुलाओ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you say? अमित शाह शर्म करो। आराम से चलो। आराम से चलो। इधर दिल्ली में शुक्रवार सुबह टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेरा फेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद टीएमसी के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। और जो मिस्टर जैन है, उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे। और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना है। गुरुवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। प्रतीक जैन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के प्रमुख हैं। आईपैक टीएमसी के आईटी सेल की जिम्मेदारी भी संभालता है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने जो याचिका दाखिल की है उसकी एक कॉपी एनडीटीवी के पास है। मैं आपको बताती हूँ इस याचिका में क्या लिखा गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कोयला तस्करी मामले की जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसके काम में हिंसक रूप में बाधा डाली। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ने पुलिस की मदद से उनके अधिकारियों के कब्जे से जो महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज थे वो छीन लिए। आरोप यह भी है कि ईडी के अधिकारियों को परिसर से बाहर निकलने से रोका गया और उन्हें गलत तरह से बंधक बनाकर रखा गया। इस याचिका में कहा गया है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री और संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांच के लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही ईडी का तर्क है कि जब राज्य की कार्यपालिका ही जांच में बाधा डालने लगे तो केवल एक स्वतंत्र एजेंसी ही निष्पक्ष जांच कर सकती है। और ये मांग भी की गई कि राज्य पुलिस द्वारा जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस और फाइल्स को तुरंत ईडी को वापस सौंपा जाए। अब भी तो ये शुरुआत है, अब देखिए यहाँ से मामला आगे कहां और किस दिशा में जाता है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से आज की एक और बड़ी खबर, मेरठ हत्याकांड। कैसे इस विषय में, इस मामले में, इस केस में जातिगत एंगल आ गया है। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और बड़ी खबर इस वक्त मेरठ हत्याकांड को लेकर, जहां पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की 10 टीम कर रही है आरोपी की तलाश। अब तक 12 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। अंतिम संस्कार के लिए परिवार तैयार ही नहीं। परिवार ने कहा बेटी की बरामदगी तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आरोपियों का 36 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई एक दलित महिला की हत्या पर जोरदार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत विपक्षी पार्टियां इसको लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं और हत्या को लेकर बड़े सवाल उठा रही है। आगे आपको बताएंगे कि इस घटना को लेकर विपक्ष किस तरह सरकार पर हमले कर रहा है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मेरठ में हुआ क्या था। मेरठ के कापसाड़ गांव में कुछ दबंगों ने एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान मां भी उसके साथ थी। जब दबंग जबरदस्ती करने लगे तब मां ने हिम्मत जुटाई और दबंगों से भिड़ गई। बदमाशों ने मां के चेहरे पर चाकुओं से हमला किया। मां लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और दबंग बेटी का अपहरण कर फरार हो गए। मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। घटना के बाद सरधना विधायक अतुल प्रधान जब पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे मौके पर हंगामा हो गया। मार दी, उसकी हत्या हो गई। लगाते ढूंढने में अभी तक पता नहीं है। ठीक है, लड़की का अपहरण हुआ, हत्या हो गई या गुंडाई चल रही है पूरी। हत्या कर दी और आज भी परिवार को सांत्वना देने भी ना जाएगा। आप बुलाओ अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करो। सभी को बता दिया, आ रहे सारे आ रहे। बात करने के बजाय जो है तुम दादागिरी दिखाओगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी में मेरठ के सरधना थाना में दलित मां की हुई हत्या और बेटी के अपहरण की घटना अति दुखद, शर्मनाक और चिंतनीय। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे, ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। उधर अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। बीजेपी सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद न बचे, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी पूरी तरह नाकाम सरकार है। मृतक के बेटे ने बताया कि वो दलित समाज से आते हैं और उसकी बहन का अपहरण करने वाले बदमाश राजपूत हैं, यानी ये मामला जाति से भी जुड़ा है। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्हें पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी, हम पहुंचे 3-4 लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गया जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ, वे है जी राजपूत। धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के मारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी, आज जी। वही 5-6 थे जी, 2 हमारे पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी, विनोद का, राजपूत है दोनों। लोग जो थार पर कुछ होता है कर लियो, उसके बाप को सोच रहे थे हम तो राजपूत है जी, तो मैं कर लियो जो थार पर होगा। इस घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सवाल उठाए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि इतने एक्शन के बावजूद सूबे में अपराध पर काबू नहीं है। इतना करने के बाद में भी अब अपराध आ रहा है, अपराधी काबू नहीं आ रहे। रोज पुलिस गोड्डे फोड़ रही, पूरा टेरर बैठा रखा और बदमाशी फिर भी कम नहीं हो रही। इस पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा है कि यूपी में कानून का राज है। योगी कह चुके हैं कि जो बहन बेटियों की अस्मत पर आंच डालेगा उसका सामना यमराज से होगा।
सरकार जब कार्रवाई करती है तो कहते हैं साहब बुलडोजर पहुंच गया, बुलडोजर ने ये कर दिया, सरकार पर ये कानून व्यवस्था पर ये सवाल खड़े करते हैं। घटना हुई है, घटना के बाद आप देखना बहुत बेहतर उसमें न्याय मिलेगा। और जिन्होंने ये सब काम किया है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी को यमराज के दर्शन करने हो तो किसी माता बहन के साथ छिड़कानी करें तो अगले चौराहे पे उसे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे इस मामले में भी अब जातिगत बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं संगीत सोम। कड़ा एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा, ये वहां पर जाकर संगीत सोम ने कहा है, और किसी भी कीमत पर दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। तो संगीत सोम का ये बयान आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, बुलडोजर एक्शन तक की बात संगीत सोम कह गए। जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरदना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। जी हाँ, हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में। किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं। मेरा केवल एक कहना है, मैं हर पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूं, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है, जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एनडीटीवी से बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, परिवार में कोई मतभेद नहीं है, महायुति के कार्यकर्ता एकजुट हैं। बेटे पार्थ पवार पर भी लगे आरोपों पर अजीत पवार ने जवाब दिया और कहा कि पार्थ ने ना तो कोई जमीन खरीदी है और ना ही कोई पैसे दिए हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर अजीत पवार ने निशाना साधा अपनी इस बातचीत के दौरान और कहा कि राज ठाकरे की स्पीच जो है वो स्पीच कम, मिमिक्री ज्यादा है। लग रहा है क्योंकि देश के ऑडियंस आपको देख रहे हैं, तो शायद ऐसा तो नहीं कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अभी साथ में आ रही है। जो आपके मनमुटाव थे, चूंकि आपने पिंपरी चिंचवड में कहा भी, अभी जो हुआ सो हो गया। नहीं, क्या हुआ इस चुनाव में, हमारे कार्यकर्ता जो है, कैंडिडेट जो होना चाहते थे, उन्होंने हमें भी बताया, उनको भी बताया, और अकेले लड़कर अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो कैंडिडेट का नुकसान होता है। तो जो भी हमारा कार्यकर्ता है, वो चुनाव उन्होंने जीतना चाहिए, और वो जीतने के लिए अगर बंटवारा न होते हुए दोनों साइड के वोट अगर मिल गए तो रिजल्ट थोड़ा बहुत ठीक आने की संभावना रहती है। ये आगे जा खबर उत्तराखंड से बीते दिनों खबर आई थी कि कैसे संत समाज ने ये मांग की है सरकार से कि गंगा जी से लगते हुए जो घाट है वहां पर मुस्लिम लोगों को एंट्री ना दी जाए। लेकिन इस बीच हर की पैड़ी में जाने वालों से आज कागज देखे गए, इसे लेकर जो खबर आई है उस पर डिटेल। पीछे कहाँ के रहने ये पूछताछ की जा रही है हरिद्वार में, जगह है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी में गंगा स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ अब श्री गंगा सभा की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घाट किनारे दुकान या रेहड़ी लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। मकसद ये जांच करना है कि इस क्षेत्र में कोई गैर हिंदू तो प्रवेश नहीं कर रहा। यह क्षेत्र अहिंदू निवास निषिद्ध क्षेत्र हो कि इसमें कोई अहिंदू नहीं रहेगा, तो आसपासों से यहाँ अंदर आने के लिए कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता, जिसके कारणवश यह क्षेत्र सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, और जो हमारी हिंदुओं की यहाँ आस्थाएं हैं, धार्मिक भावनाएं पुष्ट होती हैं। उसके लिए क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध, अहिंदू निवास निषेध रहना चाहिए। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम कहते हैं कि उनकी संस्था हर की पैड़ी क्षेत्र के अलावा दूसरे घाटों पर भी ये बोर्ड लगाएगी कि यहाँ गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। हमने गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं से पूछा कि गंगा सभा जो पहल शुरू कर रही है उस पर उनका क्या कहना है। जो
हिंदू या जो सनातनी यहाँ पे आता है वो अपने श्रद्धा कर्म करने के लिए, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए आता है, उसमें पवित्रता बनाए रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व इसके बीच में घुस के चोरी चकारी करना, छीना झपटी करना, वो सब काम करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसमें हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। भाई अपना सामाजिक आदमी है या दूसरे धर्म का आदमी है जी, इन सबको बनाए रखने के लिए ये चीज़ जरूरी है। धार्मिक स्थल अपने हैं, अन्य स्थल पर हम नहीं जा सकते। अपने श्रद्धालय किस तरह आ रहा है, किस तरह नहीं, कोई अन्य धर्म के वहाँ थोड़े जा सकते बिना आई कार्ड के। हम गेट प्रवेश भी नहीं होने का, तो आई कार्ड जरूरी है बहुत 100%। किसी उस का जैसा आ रहा है, कोई किसी जैसा आ रहा है, अगर वो देख रहा है कोई यहाँ दारू पी रहा है, कोई गलत हरकत कर रहा है, नशा कर रहा है, तो वो गलत है ना। और गैर हिंदुओं की बात भी हो रही है तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी अगर किसी मस्जिद में या मक्का मदीना में नहीं जा सकते तो गैर हिंदू भी यहाँ नहीं आना चाहिए। तो सेंटिमेंट्स के लोग किस इंटेंशन से घुसते हैं, इट इज़ मस्ट कि हर किसी की आइडेंटिटी रजिस्टर हो, सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि किसने क्या किया है। इस मामले में प्रशासन ने कहा है कि जो भी कानूनी रूप से सही होगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है जो गंगा सभा की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि हरिद्वार के घाटों पर लगातार सत्यापन चलता है और किसी के ऊपर शक होने पर उसका पहचान पत्र मांगा जाता है। बहरहाल लोगों के बीच ये मिलीजुली राय है। गंगा घाट पर आए श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर इस क्षेत्र में आई कार्ड चेक होते हैं, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है पूर्ण रूप से, तो ये बेहतर होगा। लेकिन अब ये मामला पूरा जिला प्रशासन के पास है और जिला प्रशासन को ही इस मामले में एक उचित व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।